हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि अभी इंडिया हेल्थ सेक्टर को लेकर काफ़ी अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा है। अभी साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया ने प्रपोज किया है कि हमारा क्या होना चाहिए कि हेल्थ सर्विलांस नेटवर्क बनना चाहिए। अभी देखिए, दुनिया बहुत सारी चैलेंजेस के साथ जूझ रही है। उसमें से एक सबसे बड़ा चैलेंज है हेल्थ। और हेल्थ के सेक्टर में भी अगर हम देखें तो कोविड-19 का प्रॉब्लम हम लोगों को अभी देखने को मिला था, जैसे कि अभी तक हमारा बहुत सा जो इकोनॉमिक्स है अभी तक इससे इम्पैक्टेड है और अभी तक हम इससे पूरी तरीके से उबर नहीं पाए। समय समय पर अलग अलग वायरसेस के नाम हम सुनते रहते हैं, जैसे कि अभी हंता वायरस भी चर्चा में है। इसी के साथ साथ स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू भी कभी कभी हमको देखने को मिल जाता है। इबोला वायरस जो है वो भी हम लोग को देखने को मिलता है। इसी तरीके के कुछ ट्रेडिशनल बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर, जिसका ट्रीटमेंट अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं। डायबिटीज और हार्ट डिजीज के मामले में इंडिया टॉप के देशों में से एक है, मतलब कि टॉप के खराब देशों में से, जहां पे इस तरीके के पेशेंट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इंडिया का ऐसा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, हालांकि अभी ये प्रपोजल ही है। अभी इस पे और भी बहुत सारा विचार होना बाकी है। जितने भी देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वो सारे के सारे इस पे विचार करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि आखिर ये कितना ज़्यादा सस्टेनेबल है, उसको किस तरीके से और आगे ले जाया जा सकता है। तो चलिए, इसी पर आधारित रहेगा आज का हमारा लेक्चर। इस आर्टिकल को हम लोगों ने लिया है द हिंदू के एडिटोरियल से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर क्या है, क्या पढ़ना है। तो इंडिया ने प्रपोज किया है साउथ ईस्ट एशिया सर्विलांस नेटवर्क को, इनहेंसिंग रीजनल हेल्थ सिक्योरिटी। मतलब कि रीजन के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, आपको पता है कि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और एशिया कॉन्टिनेंट का जो दक्षिणी हिस्सा है, इंडिया के बाद से इस तरफ के अगर हम बढ़ेंगे, यहाँ पे मैं बात करूँ आसियान के जो देश हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग देश, आसियान के ऑलरेडी 10 देश हैं, बाकी के भी। तो इंडिया से इस तरफ बढ़ने के बाद जितने भी देश आते हैं सभी साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। तो यहाँ पे इस रीजन में किस तरीके से हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और इसी के साथ साथ हेल्थ सिक्योरिटी में और हम कितना ज़्यादा बेहतर कर सकें। जैसे कि हमारा लेक्चर का पैटर्न रहा है कि हम सबसे पहले पीवाईक्यू देखते हैं, और पीवाईक्यू में भी ज़्यादा पुराना नहीं जाते, हम मैक्स टू मैक्स 10 ईयर्स के पहले के क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन पहले भी आया है। तो जी हाँ, बिल्कुल आया है। साल 2020 यूपीएससी ने क्वेश्चन को पूछा था। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चर्चा में रहा है, इस बार भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में या फिर मेंस में। क्यों चर्चा में रहा है उसकी बात भी कर लेंगे हम। इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। तो देखो, कोविड-19 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि उस वक्त 2020 ये दौर था। आई थिंक जैन में ये पेपर हुआ था, 2021 के जैन में ये पेपर हुआ था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पेपर को डिले कर दिया गया था। खैर, तो कोविड-19 के महामारी में WHO की भूमिका की क्रिटिकली एग्जामिन करना है। अब देखिए, WHO ने बहुत ही ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया था उस वक्त पे। चाइना के साथ उनका कुछ कनेक्शन था, जो WHO के चीफ थे, क्योंकि चाइना के रिकमेंडेशन पे उनका सिलेक्शन हुआ था। खैर, पॉलिटिक्स की बातें बाद में। तो प्रीलिम्स में क्यों पूछा जाना चाहिए और मेंस में क्यों पूछा जाना, इसकी संभावना इसलिए भी अधिक है। हालांकि मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं आप लोगों को कि यूपीएससी को बोला जाता है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, मतलब कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ, हम अपनी तैयारी पूरी तरीके से करके जा सकते हैं पेपर देने। तो अमेरिका ने, जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, उसने ऐसा बोला है कि मैं WHO से बाहर निकल जाऊंगा। तो WHO चर्चा में है, तो इसके कुछ बेसिक्स आप पढ़ लेंगे। साथ में इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसके और कौन से इस ऑर्गेनाइजेशन में और क्या क्या चीज़ें होती है, स्ट्रक्चरल चीज़ें आप पढ़ लेंगे। इसके साथ क्वेश्चन तो आने की संभावना आगे और है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने ये देख लिया कि ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले आज के लेक्चर का ओवरव्यू लेंगे। तो हम देखेंगे इंडिया का जो प्रपोजल है साउथ ईस्ट एशिया सर्विलांस नेटवर्क का, आखिर वो है क्या, इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रपोज किया गया इंडिया टू एनहेंस मल्टी सोर्स कोलैबोरेटिव सर्विलांस फॉर बेटर पेंडेमिक एंड हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स। मतलब कि अगर इस तरीके का कोविड-19 की तरह कोई पेंडेमिक आता है तो उसको और अच्छे तरीके से कैसे हैंडल किया जाए और अच्छे तरीके से कैसे डील किया जाए, इस पे इसने बहुत ही विस्तृत एक रिपोर्ट दिया है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा आज के इस लेक्चर का, डिस्कस करना होगा विजन, नीड, क्यों जरूरत है भाई इसकी, चैलेंजेस। अच्छी बात तो है, लेकिन क्या इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान रहेगा,
वो भी हम पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ आगे का क्या रास्ता होना चाहिए इस नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए, वे फॉरवर्ड, जो कि यूपीएससी का एक पुराना पैटर्न रहा है, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है। चलिए सबसे पहले इंडिया के विजन को हम पढ़ते हैं, साउथ ईस्ट एशिया सर्विलांस नेटवर्क के बारे में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी ये प्रपोज्ड है, आगे इस पे बहुत सारा काम होना बाकी है, तो एक ओवरव्यू के लिए हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि हमारे कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है, तो जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे आप चीजें पढ़ते जाएंगे, तो एक बार में बल्कि नहीं होगा, बल्कि आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बेसिक पता होगा। तो अगर मान लो स्टेट पीसीएस में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि साउथ ईस्ट एशिया सर्विलांस नेटवर्क किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, अगर इसमें आगे चल के कुछ डेवलपमेंट होता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे में आप बता सकते हैं कि ये प्रपोज किया गया था इंडिया के द्वारा। क्या क्या बोला गया इसमें, रीजनल हेल्थ सिक्योरिटी की बात करी गई, जैसे कि मैंने आपको टाइटल में ही बताया, सब टाइटल में बताया था आपको। इसी के साथ साथ क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन की बात करी गई। अब होता क्या ना कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर एक देश के साथ कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि चाइना ने कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान किया था, उसने दुनिया को बताया ही नहीं कि उसके यहाँ इतना बड़ा आउटब्रेक हुआ है कोविड का, किसी कोई वायरस है जो कि इतना डेंजरस है, दुनिया को लॉकडाउन में ला सकता है और दुनिया में तबाही मच सकती है। इटली की आपने तस्वीरें देखी होंगी, कितने हृदय विदारक थी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कोकोफेनी उत्पन्न हो सकता है दुनिया में इसकी वजह से। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो प्रॉब्लम आता है उसको हम क्या कर सकते हैं इसमें कि अच्छे तरीके से इसको काउंटर अटैक मतलब काउंटर किया जा सकता है। वन हेल्थ अप्रोच की बात करी गई है इसमें कि हम क्या करेंगे कि ह्यूमन एनिमल एनवायरमेंट इंटरेक्शन, क्योंकि जितने भी वायरसेस हैं, ज़्यादातर वायरसेस क्या हो रहे हैं कि आपने देखा होगा कोविड-19 के बारे में कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि एक बैट के द्वारा ये आगे की तरफ बढ़ा था, इंसानों में आया था। इबोला वायरस, बहुत ऐसे वायरसेस हैं जो कि मंकी के द्वारा या फिर कोई अगर जानवर है उसने एक फल को खा लिया है, वो फल बहुत देर तक कंटेमिनेटेड हो गया है और उसके बाद अगर कोई उसको इंसान उसको कंज्यूम करता है तो उसमें वो वायरसेस ट्रांसफर हो सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इनोवेशन, अब देखिए कि वैक्सीन बनाने में कितना ज़्यादा समय लग गया, इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो प्रॉब्लम था वो भी सामने निकल कर आया था। तो इसको भी हम और अच्छे तरीके से कैसे डील कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर में, एआई बेस्ड प्रोडक्टिव सर्विलांस होना चाहिए और डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस तो होने ही होने चाहिए। क्योंकि जब कोविड-19 आया था ना, कोविड-19 अपने अपने केस स्टडी इसलिए भी है क्योंकि जब उसको ट्रेस किया जाता था, मान लो एक पर्सन है ए, ये पॉजिटिव हो गया टेस्ट में, अब पता किया जाता है कि किसके किसके संपर्क में आया था पिछले 1 वीक में, क्योंकि जिसके जिसके संपर्क में आएगा उन सभी को भी इस वायरस से वो सभी के सभी इंपैक्ट हो सकते हैं। अब इन सभी को कांटेक्ट किया जाता है। अब इंडिया जैसे डाइवर्स देश में कितना मुश्किल है कि पिछले 1 वीक में कितने लोगों से मिला है, अब ये लोग कितने लोगों से मिले हैं, सभी को डिटेक्ट कर पाना, सभी को सर्विलांस कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर सामने आता है। इसकी ज़रूरत क्या है भाई, क्यों हम इसको डेवलप कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम प्रिपेयर रहेंगे कोविड-19 जैसे पेंडेमिक को डील करने के लिए, क्योंकि हमारे पास रियल टाइम डेटा होगा, कहाँ पे कौन कितने लोग हैं, प्रॉपर उनका मैपिंग होगा। उसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज और इमर्जिंग डिजीजेज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर समय कुछ ना कुछ नए डिजीज निकल कर सामने आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्रॉस बॉर्डर हेल्थ रिस्क, दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, एक ग्लोबल विलेज के तौर पे निकल कर सामने आया है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है एक देश के लोगों के दूसरे देशों के साथ, तो ऐसे में बीमारियां भी ट्रांसफर हो रही हैं लोगों के साथ साथ। स्ट्रेंथन करना होगा वन हेल्थ इनिशिएटिव को, जैसे कि मैंने बात करी कि एनिमल और ह्यूमन इंटरेक्शन को आपको क्या करना होगा, एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए और उस पर प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए कि आखिर ये जो पर्टिकुलर एनिमल है इससे पोटेंशियल कितने सारे वायरसेस हो सकते हैं, कितनी सारी डिजीजेस हो सकती हैं, उसका आइडिया एटलीस्ट हम लोगों को होना चाहिए। चैलेंजेस क्या है भाई, उसको भी सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो डेटा शेयरिंग इशू, किसी भी देश को किसी भी देश पे किसी भी तरीके का भरोसा नहीं है। प्राइवेसी आज के समय में सबसे बड़ा कंसर्न हो चुका है, जियोपॉलिटिकल टेंशन को निकल कर भी इसके सामने आ रहा है। तो लोग हेजिटेट करेंगे, देश हेजिटेट करेंगे कि हम अपना डेटा क्यों शेयर करते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है ना देशों के बीच में, कंसिस्टेंसी नहीं है, ट्रस्ट डिफिसिट है, ट्रस्ट इशू तो ऑलरेडी है। फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, अब देखिए यूएसए बोलता है कि भाई हम तो WHO से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसे में फंड कौन करेगा, फंड भी एक बहुत बड़ा चैलेंज निकलकर सामने आया है। लिमिटेड क्रॉस सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है ना कि अब हर देश, अगर आसियान की बात करें तो भारत और सिंगापुर के जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तो वैसे में इसको भी कॉप अप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। रेगुलेटरी और लीगल बैरियर्स तो होंगे, क्योंकि हर देश के पास अपना अलग अलग रेगुलेटरी है, अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग उनके रूल्स हैं, तो इसको भी डील करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है, तो सबसे पहली बात कि हम कोलैबोरेशन को बढ़ाएं, इन्हेंस करें हेल्थ, डिजिटल हेल्थ एंड एआई बेस्ड मॉनिटरिंग को, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला। इंप्रूव करना होगा लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाना होगा, ट्रेनिंग देना होगा, सस्टेनेबल फंडिंग मैकेनिज्म को भी इंप्रूव करना होगा। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, तो रिकैप ऑफ, मतलब इस लेक्चर के कंक्लूजन की बात करूं, तो आपको सर्विलांस नेटवर्क को फिर से बार बार कुछ पॉइंटर्स आप लोगों को पढ़ने होंगे। कॉल टू एक्शन बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको अगर आप आंसर करते हैं तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे कंक्लूड करेंगे, वो एक कुछ टिप्स दिए गए हैं। इसी के साथ साथ फाइनल थॉट ये होना चाहिए कि एक कोलैबोरेटिव डेटा ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए, ताकि क्रूशियल ट्रैकिंग हो सके इमर्जिंग हेल्थ चैलेंजेस का। तो ये पूरा लेक्चर था कि इसमें हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि भारत के द्वारा जो प्रपोज किया गया है साउथ ईस्ट एशिया हेल्थ सर्विलांस नेटवर्क के बारे में क्या है, इसका पूरा इन एंड आउट समझने की कोशिश की। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।